फिजियोलॉजी जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस हम क्यों देखते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? होम्योस्टैसिस से आप क्या समझते हैं, इसको हम सबसे पहले क्यों देखें? आप लोग पैदा हुए, आप लोग मेडिकोस हो, आप लोगों के अलावा दुनिया में नॉन मेडिको की संख्या बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। जो नॉन मेडिकोस हैं दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट देयर बॉडी अंटिल उन्होंने पढ़ाई नहीं करी उसके बारे में, ठीक है, 9, 10, 11, 12 लेवल के ऊपर साइंस के अंदर। जब वो लोग पैदा होते हैं धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, बॉडी फंक्शन करती है ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, जीते रहते हैं आराम से। जब बीमार पड़ने लगते हैं, बीमार पड़ने लगने पे सबसे पहले सवाल आता है ये क्या बीमारी हुई है, वही सेम आयुर्वेद वाला सवाल, ये क्या बीमारी हुई है। और बीमारी को समझने के लिए फर्दर उनको समझना पड़ता है कि मेरे को कौन सी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हुई है। जैसे कोई व्यक्ति आराम से जी रहा था, आराम से जीते जीते अब उसको सांस लेने में 12 साल 13 साल का हुआ और अब उसको अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। अब उसको समझना पड़ेगा उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसका कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। उसने चेक करवाया, अगर उसका ब्लड जो है एसिडिक हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति 50 साल का होने को आया, उसने अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाया, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, क्यों आ गया? 50-60 के ऊपर हीमोग्लोबिन कम क्यों आया, ठीक है। या फिर 50-60 के ऊपर उसने अपना हीमोग्राम करवाया या सीबीसी करवाया या अपना ब्लड टेस्ट है उसमें करवाया और उसके अंदर उसको मिला कि अभी वो हाइपरग्लाइसीमिक हो गया है, मतलब उसका सीरम ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ गया है? अब उसको चिंता होगी। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को जानने की प्रक्रिया कि ये तो हमने जान लिया कि हमारा शरीर बीमार हुआ है, उससे पहले तो वो ठीक से काम कर रहा था, तो इसका मतलब अब तक ऐसी क्या प्रोसेस चल रही थी कि वो ठीक से काम कर रहा था और अब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जब तक वो बॉडी ठीक से काम कर रही थी तब तक वो किस कंडीशन में था? तब तक उसकी बॉडी क्या, तब तक वो पैथोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में नहीं आया था? आया। क्या तब तक उसने गलत खान पान रहन सहन नहीं किया था? किया था। बट स्टिल वो सब करते हुए भी उसकी बॉडी कैसी थी? आप लोगों को भी बहुत ऐसे सवाल आते होंगे ना मन के अंदर कि ऐसा ये बंदा जो है ये तो इतने गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब खाने पीने रहन सहन में, इसको कुछ नहीं हो रहा है, हम जरा सा कुछ कर रहे हैं या ये पर्टिकुलर व्यक्ति जरा सा कुछ कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो जा रही है। कोई व्यक्ति की बॉडी टॉलरेंट है, अभी तक होम्योस्टैसिस मेंटेन कर पा रही है। जब तक बॉडी के अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती है तब तक आप टेंशन फ्री हो, तब तक आप बीमार नहीं पड़ सकते, ठीक है, किसी भी तरीके से। एक बार ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी उसके बाद में आपको सभी तरह के रोग हो सकते हैं, किसी भी तरह का रोग हो सकता है। सो ऑल काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर आर डेवलप्ड आफ्टर द होम्योस्टैसिस विल ब्रेक अप। जब इसका ब्रेकअप हो जाएगा इस होम्योस्टैसिस का प्रोसेस का, उसके बाद में ही आपको किसी भी तरह की जो व्याधि है, चाहे वो डिजीज हो, मतलब कि कॉन्टेजियस हो चाहे नॉन कॉन्टेजियस हो, नॉन कम्युनिकेबल हो चाहे कम्युनिकेबल हो, वो डिजीज उसके बाद ही आपको प्रभावित करेगी। तो इस मैकेनिज्म को समझना ही हमारी फिजियोलॉजी है। हमारी फिजियोलॉजी में और हम पढ़ते क्या असल में पूरी की पूरी फिजियोलॉजी में हम असल में होम्योस्टैसिस ही पढ़ रहे होते हैं कि हमारी बॉडी वर्क कैसे कर रही है, द एक्चुअल मोड ऑफ एक्शन, क्या उसकी मैकेनिज्म है, कैसे वर्क कर रही है। और वो मैकेनिज्म वैसे ही चलते रहना ही क्या है? होम्योस्टैसिस है। अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आ गया, उसमें कुछ भी स्टॉपेज आ गया, यहाँ पे आके बैठो, यहाँ पे आके बैठो, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आया तो फर्दर वो होम्योस्टैसिस बिगड़ जाएगी, डिसहार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। और उसको हम कब पढ़ेंगे? उसको हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, किसमें? रोग एवं विकृति विज्ञान या पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर उसको पैथोलॉजी के अंदर कंसीडर किया जाएगा और पैथोलॉजी को समझने के बाद में हम फर्दर किस पे विचार करेंगे? मैनेजमेंट, उस प्रॉब्लम का, उस हेल्थ कंडीशन का मैनेजमेंट हम कैसे करें। समझ में आ गया क्या है होम्योस्टैसिस? अब आप अपने लैंग्वेज में बताइए क्या है होम्योस्टैसिस। क्योंकि जब भी मैं किसी से होम्योस्टैसिस पूछता हूँ ना तो बोलते हैं टेम्परेचर का समान बनाए रखना, टेम्परेचर का रेगुलेट बनाए रखना, ठीक है, बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाए रखना, बॉडी में पीएच का बैलेंस बनाए रखना, ठीक है।
इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं। कभी कभी जवाब सुनने को मिलते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को बैलेंस बना कर रखना, वो भी किस टर्म में, स्पेसिफिकली टेम्परेचर के टर्म में नहीं, सिर्फ वो हमारी एक लार्ज जो होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है, वास्ट मैकेनिज्म, जिसमें सेलुलर लेवल और सेलुलर के अंदर भी इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर लेवल के ऊपर जो प्रोसेस चल रही है, वहां से लेकर के ग्रॉस जो आपको दिखाई दे रही है बाहर से, उस लेवल तक तमाम तरह की मैकेनिज्म जो चल रही है सब होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए ही चल रही है। और टेम्परेचर रेगुलेशन उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत एक छोटा सा पार्ट है, बाकी इसके अलावा और तमाम तरह की मैकेनिज्म। तो अब आप लोगों का डेफिनेशन इंप्रूव हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में तमाम तरह की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी हार्मोनी के अंदर है, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कहलाती है, एंड नॉट जस्ट टेम्परेचर रेगुलेशन और पीएच रेगुलेशन और व्हाटएवर सो ऑन। ओके, अब आप हमको बताएं कि इस प्रोसेस के अंदर कौन से हमारे ऑर्गन या कौन से हमारे सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। आप मुझे बताएं, मैं उसको लिखवाया। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस का वर्क करता है? जोर से बोलो। लीवर, लीवर और हार्ट भी करता है, हार्ट करता है, और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी याद आई तो हाइपोथैलेमस भी याद रखते हैं। और बताएं, ब्रेन, ब्रेन भी करता है, इन दोनों को छोड़ कर बाकी ब्रेन भी करता है। पैंक्रियास, वेरी गुड। वॉल्वेरी कैसे, उसको तो रिमूव कर देते हैं लोग, लिखो नहीं लिखो वॉल्वेरी। और बताएं, स्प्लीन कैसे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, और बताएं, आंखें, आईज, नहीं, टंग भी आती है भाई। क्या लिख सकते हैं, आईज लिख दूं, उसको पसंद आ रही है। ना, नाक भी, टंग टंग और बताएं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज रह रही है? और भी कोई इम्पोर्टेंट चीज रह रही है? पक्का लिख दूं ना? भैया वो कौन था, वो ऐसे जाल फैलता है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का सबसे प्राइमरी सिम्टम क्या आता था? गूज बम्स आना, और उसके इलेक्ट्रिफाई की वजह से हेयर जो है इरेक्ट हो जाते थे, ठीक है, जब भी वो किसी आगे आने वाले खतरे को सेंस कर लेता था। तो उसके होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में काम आ रहे थे एक्सोक्राइन
स्किन। अच्छा छूट क्या रहा है तो हो गया। चलो ये तो सारे ये आपको ऐसे आप ऑर्गन आप मुझे बताएं जो होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका भी तो जिक्र किया जाना चाहिए। नोटिफाई मी दैट ऑर्गन्स या दोज सिस्टम्स जो होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या? और रिब्स ये कौन जी और ये नेल्स आईब्रो से कॉमन कॉमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे बॉडी हेयर्स लिख दो। अरे स्कैल वाले हैं यहाँ पे रखने की हटा दें। हटा दो सारे बॉडी है सारे कुछ काम के थे तो हटा एक्सक्लूड करके रखते हैं काम से कुछ काम के रखते हैं बताओ क्या स्किन बोलना कौन सी पार्टिसिपेट करता है ओके कार्डियोवैस्कुलर ओके डाइजेस्टिव सिस्टम ओके बोल दिया एक्सक्रीटरी नहीं बोला था एक्सक्रीटरी सिस्टम ओके अच्छा कौन सा सिस्टम है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में जब हमने ये लिखना शुरू किया था तब एक या दो बच्चों की आवाज आई थी जब मैंने लिखना शुरू किया था कौन से बॉडी ऑर्गन से पार्ट्स हैं जो होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेशन लेते हैं ठीक है तो उसी के साथ में इस सबसे स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता किसने बोला था बट एटलीस्ट दो वॉइस मेरे पास आई थी कि ऑल बॉडी पार्ट टू प्लेस इन होम्योस्टेसिस पार्ट्स और बहुत स्मार्टली मैंने आप लोगों की क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ठीक है जो होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जो होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे चलिए आप मुझे बताएं इनके ऐसे क्या फंक्शन हैं जो ये होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हमने जो डेफिनेशन देखी थी होम्योस्टेसिस की उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी चाहे वो ग्रॉस लेवल पे आपको दिखाई दे रही हो चाहे फिर वो टिश्यू लेवल पे हो रही हो चाहे फिर वो सेलुलर लेवल पे हो चाहे इवन इंट्रा सेलुलर लेवल के ऊपर हो चाहे वो इंट्रा न्यूक्लियर लेवल के ऊपर हो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज से लेकर के
बाहर स्थूल रूप से दिखाई देने वाली सभी तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ की जा रही है एक स्वस्थ शरीर के अंदर, वो उसके स्वस्थ रहने के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है। ऑफन जब ये ऐसे बच्चों से लिखवाते हैं ना, ऐसे लिखवाने से क्या होता है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, एक क्लियर इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के अंदर, असल में एक्टिविटी भी हो जाती है। बच्चे बहुत इजीली बहुत सारी चीज़ों को इसी तरह से एक्सक्लूड कर देते हैं। आप लोगों ने तो चलो पता नहीं कैसे ये आई नोज ईयर को इसके अंदर शामिल करवा दिया, वरना सबसे पहले तो आई नोज ईयर को होम्योस्टेसिस से बाहर निकलवा। आपकी बॉडी पता है कैसे वर्क करती है? कैसे वर्क करती है बताओ? आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है? आपकी बॉडी कुछ भी फंक्शन करे, कुछ भी रेस्पॉन्स करे, उसके लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है ही। उससे पहले क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन तो बाद में करेंगे। सेंसेस। आप जो जवाब दे रहे हो ना, ये जवाब तब दे रहे हो जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप इस सवाल को सुन पा रहे हो। ठीक है। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट सेंसेशन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रेस्पॉन्स हमारा बॉडी नहीं करता है। अगर किसी कारण से आपकी बॉडी के तमाम तरह के सेंसेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, आपकी बॉडी कुछ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम दोनों सिंक होते हैं। ठीक है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा इमोशनल सिस्टम जो कि हमारा इमोशनल और बिहेवियरल एक सिंक बनाता है, और एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये चारों जो है ये आपके सिंक होकर के इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी वर्क करते हैं जब इनको कोई ना कोई स्टिमुलस मिले। विदाउट स्टिमुलस ये बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। कोई भी एक एग्जांपल बता दो मुझे, अगर विदाउट स्टिमुलेशन बॉडी वर्क करती हो तो एक एग्जांपल सोच के बताओ। नहीं करती। पूछो कैसे? आप ब्रीथ तब करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन बढ़ने लगता है। इस चीज को आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा उस चीज को सेंस करता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन का पार्शियल प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स मौजूद हैं। अगर आपकी बॉडी में तमाम तरह के जो सेंसर्स हैं वो वर्क ना करें, और कुछ सोच के बताओ। कौन? स्मूथ मसल के लिए इनवॉलंटरी मसल के लिए रेस्पॉन्स करने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए। कोई भी एक इनवॉलंटरी मसल का एग्जांपल दो। तो मैं बोलूँगा कि जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल फॉरेन ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस नहीं होगा, तब तक उसके अंदर रिदम जनरेट नहीं होती है। अगर आप यूरेटर का एग्जांपल देंगे, जब तक वहाँ पे फ्लूइड का प्रेजेंस नहीं होगा, यूरेटर मूवमेंट्स नहीं होते हैं। अगर आप मुझे ब्लैडर का एग्जांपल देंगे, जब तक वहाँ पे यूरिन का प्रेजेंस नहीं होगा, तब तक ब्लैडर में डिस्टेंशन और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप मुझे यूट्रस का एग्जांपल देंगे, तो यूट्रस के अंदर जब तक हार्मोनल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, तब तक ना उसके अंदर ग्रोथ होगी, ना उसमें शेडिंग होगी। अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी अचीव होने पर भी जब तक उसको हार्मोनल या जिसको हम कहते हैं कीमो सेंसिंग, जब तक उसको केमिकल सेंसिंग नहीं मिलेगी, तब तक वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपकी बॉडी में सारे सेंसेशन एकदम से लॉस पता है कब हो जाते हैं? जब आप